बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश लास्ट एपिसोड। वो दिल्ली की एक मज़ाफ़ाती बस्ती थी जहां सलमा की सरकर्दगी में इंकलाबियों की गज़बनाक जमात तैयार हो रही थी। उस जमात में 20 नौजवान और हसीन लड़कियां शामिल थी। ये गोया गैज़ो गज़ब से भरी हुई जंगबाज दोशीज़ाओं का एक दस्ता था। ये लोग शाही महल पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहे थे, लेकिन शाही महल पर कब्जा करना इन 20 लड़कियों के बस की बात ना थी। यही वजह थी कि नईम हाकिम लाहौर मलिक अलाउद्दीन से मदद लेने लाहौर चला गया था। नईम को सलमा के बाप यानी नईम के ससुर सैफुल मुल्क ने बताया था कि लाहौर का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन शहजादी रजिया का वफादार है। ये सैफुल मुल्क का अपना फैसला था कि लाहौर से मदद मांगी जाए। बूढ़ा ख्वाजा सरा तो शहजादी रजिया का हुक्मनामा लेकर बहुत बाद में पहुंचा था। एक बार अगर किसी सूबे की फौज दिल्ली के नवाह में पहुंच जाती तो लड़कियों की उस जमात को महल पर हमला करने में बहुत हौसला मिलता। यह सब सलमा की कारगुजारी थी, जिसने शहजादी रजिया की सिपाही सहेलियों को न सिर्फ इकट्ठा किया था बल्कि अपने शोहर नईम को लाहौर के सूबेदार मलिक अलाउद्दीन के पास भेजा और अपने घर के सरपरस्त अली अब्दुल्ला और मोहनी को मालवा में अशोक की तरफ रवाना किया। सलमा जानती थी कि इन हालात में सिर्फ ऐसे लोग ही उनके काम आ सकते थे जो शहजादी के बहुत ज्यादा वफादार हों। गोया इस पूरी जंग की कयादत अकेली सलमा कर रही थी। याकूत हबशी का अभी तक कुछ पता नहीं था। नईम ने जमालुद्दीन याकूत हबशी को हर जगह तलाश किया ताकि वो उस वफादार हबशी के साथ मिलकर शहजादी रजिया को छुड़ाने की कोई सबील कर सके। उसने हर जगह याकूत हबशी को ढूंढा और बिलाखिर सलमा और नईम इस नतीजे पर पहुंचे कि तुर्कान शाह ने याकूत हबशी को जरूर खुफिया तौर पर कत्ल करवा दिया है। चुनाचे याकूत हबशी की तरफ से मायूस होकर वो सब अज खुद शहजादी रजिया को रिहाई दिलाने के मंसूबे पर अमल करने लगे। नौजवान दोशीज़ाओं में बड़ा जोश था। वो जब सलमा के घर आती तो आम औरतों या लड़कियों जैसे लिबास में मलबूस होती। वो न चाहती थी कि बस्ती के देहातियों को उन पर कोई शक गुजरे। हर रोज सुबह सवेरे सलमा की सिपाही सहेलियां शहर से बाहर नदी के किनारे सलमा से मिलने के लिए आती। यहाँ सलमा हर रोज उन्हें नई से नई जिम्मेदारियां सौंपती और फिर सब जंगजू दोशीज़ाएं एक दिलकुशा अज़्म लेकर दिल्ली वापस चली जाती। दोशीज़ाओं का यह दस्ता खुफिया तौर पर बहुत सरगर्म था। उन्होंने अब तक बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर ली थी और फिर आज सुबह तो सलमा के पास जंगबाज दोशीज़ाओं को सुनाने के लिए एक चौंका देने वाली खबर भी थी। उसने लड़कियों को बताया कि शहजादी रजिया ने कैद से फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो दोबारा गिरफ्तार कर ली गई। उसने ये भी बताया कि शहजादा मोहम्मद की जिंदगी को सख्त खतरा लाहिक है, लिहाजा हमें जो भी कदम उठाना होगा जल्द से जल्द उठाना होगा। दिल्ली की मुसलमान दोशीज़ाएं अपनी शहजादी और उसके भाई को छुड़ाने के लिए बेचैन हो गई। नईम हाकिम लाहौर मलिक अलाउद्दीन से मदद लेने में कामयाब हो गया। मलिक अलाउद्दीन ने तमाम हालात सुनकर फौरन अपने कासिद मुल्तान और बख्तर की तरफ दौड़ाए। वह मुल्तान के हाकिम मलिक इज़्ज़ुद्दीन कबीर खानी को भी अपने साथ मिलाना चाहता था। मलिक अलाउद्दीन ने नईम को इस तसल्ली के साथ वापस लौटा दिया कि वह बहुत जल्द एक बड़ी और मुत्तहिदा फौज लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और नईम ये खुशखबरी लेकर दिल्ली लौट आया। महल में हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। जब से शहजादी रजिया दोबारा गिरफ्तार हुई थी उस पर तुर्कान शाह ने मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए थे। अब शहजादी रजिया के हाथ और पैर बांधकर उसे कैद खाने में डाल दिया गया था। तुर्कान शाह हर रोज कैद खाने में आकर शहजादी रजिया को तरह तरह की अजियतें देती। हालांकि गद्दार कनीज सादिया ने तुर्कान शाह को वो सारी बातें बता दी थी जो उसने रजिया से सुनी थी। उसे यह भी पता चल गया था कि वजीर आजम जुनैदी का बड़ा भाई सैफुल मुल्क शहजादी रजिया के खास एतमाद का आदमी है, लेकिन तुर्कान शाह मां सिवाय हाथ मलने के कुछ ना कर सकती थी। वजीर आजम का बड़ा भाई कोई मामूली इंसान नहीं था। यह निजामुल मुल्क जुनैदी की शोहरत ही थी जिसने उसे वजीर आजम बनाया था। छोटे भाई की शोहरत अपने आला खानदान के दम से ही थी और उसी आला खानदान का सबसे बुजुर्ग शख्स खुद सैफुल मुल्क था। यही वजह थी कि तुर्कान शाह सैफुल मुल्क पर हाथ ना डाल सकती थी। तुर्कान शाह ने एक रोज अपने दिल से कहा, तुर्कान शाह, तुमने अभी तक अपना इंतकाम नहीं लिया, बल्कि मलिका हिंदुस्तान होकर भी तुम आज सिर्फ जलती ही आ रही हो। तुम्हारे अंदर की भड़कती हुई आग कब ठंडी होगी? उठो और अपने दुश्मन से इंतकाम लो। तुर्कान शाह की उसी सोच ने उसे हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख का सबसे भयानक काम करने पर मजबूर कर दिया। वो शहजादा मोहम्मद को कत्ल करने का फैसला कर चुकी थी। ये सोचकर तुर्कान शाह के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई।
वो मकरू अंदाज में मुस्कुराई और एक बार फिर कैद खाने की तरफ रवाना हो गई ताकि शहजादी रजिया को अपना इरादा बताकर सुकून हासिल कर सके। बंदी हुई शहजादी के सामने खड़ी तुर्कान शाह ने मकरू अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी, आज तुम्हारे भाई की जिंदगी का आखिरी दिन है। कल सुबह होते ही मैं उसे सजाए मौत दे दूंगी। तुम अपने भाई को बचा सकती हो तो बचा लो। रजिया का कलेजा कांप गया। उसने तुर्कान शाह की आंखों में उतरा हुआ खून देख लिया था। उसे यकीन हो गया कि तुर्कान शाह जरूर उसके भाई को शहीद कर देगी। वो तुर्कान शाह को खामोशी से देखती रही, लेकिन मुंह से कुछ ना बोली। वो जानती थी कि इस सफाक औरत पर किसी भी बात का कोई असर ना होगा, चुनाचे उसने चुप रहने में ही बेहतरी समझी। अलबत्ता दिल ही दिल में रजिया अपने खुदा से दुआएं करने लगी कि वो किसी तरह उसके प्यारे भाई की जान बचा ले। तुर्कान शाह तो चली गई, लेकिन तमाम दिन शहजादी रजिया रो रो कर खुदा से दुआएं मांगती रही कि वह उसकी माँ और भाई को तुर्कान शाह के शर से महफूज रखे। आज उसने खाने को मुंह भी ना लगाया था और रात आई तो रजिया और भी ज्यादा बेचैन हो गई, क्योंकि आने वाली सुबह तुर्कान शाह के बकौल शहजादा मोहम्मद की आखिरी सुबह थी। शहजादी रजिया तमाम रात अपनी जगह कसमसाती रही और शहजादा कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के बचाव की दुआएं मांगती रही, लेकिन आज उसकी तकदीर महज दुआओं से टलने वाली नहीं थी। सुबह के करीब शहजादी रजिया की आंख लग गई। रो रो कर उसका हाल तो वैसे ही बुरा हो चुका था, चुनाचे वो सोई भी तो मुस्तरिब रही। सूजी हुई आंखों और बंधे हुए बदन के दर्द ने उसे नींद में भी बेचैन रखा। अभी मुश्किल से उसे सोए हुए 1-2 घंटे ही गुजरे थे कि सूरज तलू हो गया। वो शायद अभी और भी सोती रहती कि अचानक कैद खाने का दरवाजा खटाक से खुला और तुर्कान शाह के हरकारे बंदी हुई शहजादी रजिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। 2 तनुमंद सिपाहियों ने रस्सियों में जकड़ी रजिया को उठा लिया और बगैर कुछ कहे कैद खाने से निकल गए। रजिया पहले पहल तो बुरी तरह कसमसाई, लेकिन फिर ये जानकर के रस्सियों की जकड़न से नहीं निकल सकती, वो शांत हो गई और अब वो देख रही थी कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। उसे शाही महल के अकबी इहाते में ले जाया जा रहा था। यहाँ एक खुला मैदान था। शहजादी रजिया को ले जाने वाले सिपाही अकबी इहाते में मौजूद एक बोसीदा सी इमारत में शहजादी रजिया को ले आए। यहाँ से अकबी इहाते का मैदान साफ दिखाई देता था। शहजादी को एक खुली खिड़की के सामने एक ऊंची नशिस्त की कुर्सी पर रस्सियों से जकड़कर बांध दिया गया और उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया गया ताकि वो हलक से कोई आवाज ना निकाल सके। अब मैदान का हर मंजर शहजादी रजिया की आंखों के सामने था, लेकिन शहजादी खुद किसी की आंखों के सामने नहीं थी। तुर्कान शाह ने यह सारा एहतमाम इसलिए किया था ताकि वो शहजादी को ज्यादा से ज्यादा अजियत पहुंचा सके, लेकिन तुर्कान शाह ये भी ना चाहती थी कि महल के आम मुलाजिम शहजादी रजिया को रस्सियों में जकड़ा हुआ देखें। कुछ ही देर बाद शहजादी रजिया ने देखा कि उसके भाई शहजादा कुतुबुद्दीन मोहम्मद को अकबी इहाते के मैदान में लाया गया था। शहजादी का दिल दहल कर रह गया। वो इस तरह बंधी हुई थी कि अंगुष्ठ भर हरकत भी ना कर सकती थी और ना ही वो चीख या चिल्ला सकती थी। इस पर मुस्तजाद ये कि उसके सर पर मुसल्लह सिपाही मुसल्लत थे। चुनाचे वो सिर्फ खिड़की से देखती रही कि बाहर मैदान में क्या हो रहा है। शहजादे को लाया गया। शहजादा मोहम्मद बहुत ही प्यारा नौजवान था और अपनी बहन की तरह निहायत हसीन था। अभी तो उसकी जवानी शुरू ही हुई थी कि वो तुर्कान शाह के इस्तिबदाद का निशाना बन गया। शहजादा मोहम्मद के बदन में सबसे हसीन चीज उसकी आंखें थी। तुर्कान शाह को उन दोनों बहन भाइयों की आंखों से बेपनाह नफरत थी, क्योंकि उन आंखों में सिर्फ जिहानत ही ना थी बल्कि हुस्न भी था। शहजादा मोहम्मद दिल ही दिल में जान गया कि अब उसकी सौतेली माँ तुर्कान शाह उसके कत्ल का हुक्म देने वाली है, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो ना तो कांप रहा था और ना ही खौफजदा था। वो अपनी काले कबूतरों जैसी फड़फड़ाती हुई हसीन आंखों से तुर्कान शाह के चेहरे पर जुल्म की इंतहा का दर्जा तलाश कर रहा था। वो देखना चाहता था कि तुर्कान शाह उसके साथ क्या करने वाली है। और फिर उसने देखा कि उस औरत के चेहरे पर किसी सफाक दरिंदे जैसी बदसूरती थी। उस औरत की आंखों में नफरत और इंतकाम के सिवा कुछ नहीं था। चुनाचे शहजादा मोहम्मद ने अपने दिल को मजबूत करना शुरू कर दिया। शहजादे के हाथ उसकी पुश्त पर यूं बंधे थे कि उसकी मुश्किल कस दी गई थी। उसके पैरों में बेड़ियां थी और चारों तरफ मुसल्लह सिपाही जो यकीनन इस्माइली फिरके के लोग थे। यकायक तुर्कान शाह की भयानक आवाज फिजा में गूंजी, सलाइयों वाली अंगीठी लाओ और शाही जल्लाद को बुलाओ। तुर्कान शाह ने जानबूझकर इतनी बुलंद आवाज में कहा कि रजिया भी सुन सके। आनन फानन दहकती हुई अंगीठी और जल्लाद तुर्कान शाह के सामने हाजिर हो गए। तब तुर्कान शाह ने एक मर्तबा गर्दन घुमाई और दूर खिड़की में बैठी शहजादी रजिया को मुस्कुराते हुए देखा। अगले लम्हे तुर्कान शाह ने जल्लाद को हुक्म दिया, इस गद्दार शहजादे की आंखों में दहकती हुई सलाइयां फेर कर इसे अंधा कर दो ताकि यह आइंदा सल्तनत के साथ गद्दारी के बारे में सोच भी ना सके। शहजादा मोहम्मद ने भला क्या गद्दारी की थी? ये तो सरासर झूठ था।
شہزادی رضیہ کی آنکھوں سے چھما چھم آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ وہ اپنے بدن کا پورا زور لگا کر بھی رسیوں سے نجات نہ پا رہی تھی۔ اس پر ظلم یہ تھا کہ اس کے منہ پر بھی پٹی بندھی تھی۔ اگر اس کا منہ کھلا ہوتا تو شاید وہ اپنی تمام تر خودداری کو ترک کر کے اپنے پیارے بھائی کی زندگی کے لیے ترکان شاہ کے سامنے گڑ گڑاتی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ صرف بے بسی سے دیکھ سکتی تھی یا رو سکتی تھی۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ ترکان شاہ کا حکم سن کر جلاد دہکتی ہوئی سلائیاں لیے قدم با قدم شہزادے کی طرف بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شہزادے کے قریب پہنچ گیا، بالکل قریب۔ اس سے آگے رضیہ نہ دیکھ سکی۔ اس نے پوری قوت سے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن وہ اپنے کان بند نہ کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فضا میں ایک دردناک چیخ بلند ہوئی اور شہزادی رضیہ کی آنکھیں خود بخود کھل گئی۔ اس کا بھائی اندھا ہو چکا تھا۔ سفاک اور درندہ صفت ترکان شاہ نے شہزادہ قطب الدین محمد شاہ کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی تھی۔ یہ 1236 عیسوی کے سال کا سب سے خوفناک واقعہ تھا۔ کالے کبوتروں جیسی حسین آنکھوں والا شہزادہ آنکھوں کی نعمت سے محروم ہو چکا تھا۔ شہزادہ درد سے بری طرح کراہ رہا تھا، لیکن وہ چلا نہیں رہا تھا۔ جبکہ دور کھڑکی میں بیٹھی اس کی بہن شدت غم سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ شہزادی کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے قید خانے میں پایا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے اب تک کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو، لیکن وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ اس کا معصوم بھائی شہزادہ محمد اب آنکھوں سے محروم ہو چکا تھا۔ ترکان شاہ کے مظالم نے اپنی انتہا کو چھو لیا تھا۔ شہزادی رضیہ پھر رونے لگی۔ شہزادہ محمد کی آنکھیں نکلوانے کے 7ویں روز ترکان شاہ نے شہزادہ محمد کو قتل کروا دیا، اور تاریخ نے یوں لکھا: چونکہ ملک و مملکت کے اکثر و بیشتر امور سلطان رکن الدین کی ماں شاہ ترکان انجام دیتی تھی، اس لیے حرم شمسی کی دیگر بیگمات کو سابقہ عداوت و مخاصمت کی بنا پر نقصان پہنچاتی اور ان سے تحقیر سے پیش آتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے سلطان مرحوم کے بیٹے شہزادہ قطب الدین محمد شاہ، جو کہ دوسری ماں کے بطن سے تھا، کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی اور آخرکار قتل کروا دیا۔ چنانچہ پایا تخت اور آس پاس کے علاقوں کے امراء و ملوک سلطان رکن الدین سے متنفر ہو گئے اور اس کی مخالفت پر اتر آئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان رکن الدین کے بھائی شہزادہ ملک غیاث الدین محمود شاہ نے، جو کہ اودھ کا حاکم تھا، اس کے خلاف بغاوت کر دی اور لکھنوتی کے خراج کی رقم جو کہ پائے تخت میں لائی جاتی تھی لوٹ لی۔ ملک عز الدین سالاری نے بدایون میں علم بغاوت بلند کیا اور لاہور کے صوبے دار ملک علاؤ الدین، ملتان کے حاکم ملک عز الدین کنجان اور ہانسی کے صوبے دار ملک سیف الدین کوچی نے آپس میں ایکا کر کے فتنہ و فساد شروع کر دیا۔ اسی طرح ملک نظام الملک جنیدی، جو کہ سلطان رکن الدین کا وزیر تھا، کہ دل میں بھی کسی وجہ سے خوف پیدا ہو گیا اور وہ دہلی سے بھاگ کر بدایون میں ملک عز الدین سالاری سے جا ملا اور وہاں سے وہ دونوں مل کر ان امراء سے آ کر مل گئے جو کہ لاہور میں جمع ہو چکے تھے۔ سلطان نے ان کے فتنہ و فساد کے سد باب کے لیے ان کے خلاف لشکر کشی کی۔ جب وہ کہرام کے علاقے میں پہنچا تو مذکورہ امراء اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے منصور پور کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ بحوالہ تاریخ مبارک شاہی، وہ فصیل کے ساتھ ملحقہ درخت کے تنے سے اترا تھا، کسی سیاہ چیتے کی طرح، نہایت خاموشی کے ساتھ۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ آسمان تاروں سے بھرا تھا، آج چاند نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ درخت سے اتر کر محل میں داخل ہونے والا پورا اسرار سایہ گہری تاریکی کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ نہایت مستعد اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ وہ سچ مچ کسی چیتے کی طرح 4 پیروں پر دوڑنے لگا، ایک تنے کے عقب سے نکل کر دوسرے درخت کے تنے کے عقب میں چھپتے ہوئے وہ بالکل کوئی سیاہ تیندوا دکھائی دیتا تھا۔ قصر سلطانی پر خاموشی کا راج تھا۔ رات آدھی بیت چکی تھی۔ محل کے نگران اور پہرے دار بھی اب سست اور غافل ہو رہے تھے۔ ترکان شاہ اپنے محل میں بے خبر سو رہی تھی۔ تاریک رات میں درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر زندانوں کی طرف بڑھنے والا چھلاوا کیا کرنے والا تھا؟ کیا وہ شہزادی رضیہ کو چھڑوانا چاہتا تھا؟ لیکن کیسے؟ یہ تو ایک ناممکن بات تھی۔ شہزادی رضیہ تک پہنچنے کے لیے اسے کئی عدد چوکنے اور مستعد اسماعیلی پہرے داروں سے ٹکرانا پڑتا۔ وہ اکیلا کس سے ٹکراتا؟ پورا سرار سایہ اب اس عمارت کے عقب میں پہنچ چکا تھا جس میں شہزادی رضیہ قید تھی۔ وہ دور ہی درختوں کے پیچھے چھپ کر عمارت کا جائزہ لینے لگا۔ صدر دروازے پر 2 مستعد پہرے دار کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہزادی رضیہ کو نہایت سخت پہرے میں رکھا گیا تھا۔ پورا سرار سایہ اپنی چمکتی ہوئی آنکھیں پہرے داروں پر لگائے کچھ سوچنے لگا، اور پھر کسی فیصلے پر پہنچتے ہی وہ دوبارہ حرکت میں آیا۔ اب وہ مختلف چیزوں کی آڑ لیتا پہرے داروں کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اور پھر ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا۔ یہی مناسب جگہ تھی جہاں سے وہ اپنے شب خون کا آغاز کر سکتا تھا۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑایا، شاید اپنے خدا سے مدد مانگ رہا تھا، اور پھر اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر سڑک کی دوسری طرف موجود جھاڑیوں میں اچھال دیا۔ سڑک صدر دروازے کے سامنے تھی، چنانچہ پتھر کی آواز سے دونوں پہرے دار بری طرح چونکے اور پھر ان میں سے ایک جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پراسرار سائے نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ جھاڑیوں کی طرف چلے جانے والا پہرے دار ذرا سا دور ہٹا تو پراسرار سایہ کسی چھلاوے کی طرح اپنی جگہ سے نکلا اور پیچھے رہ جانے والے پہرے دار کی طرف بڑھا۔ پہرے دار کی توجہ دوسری طرف کی جھاڑیوں کی جانب ہی مبذول تھی، چنانچہ اسے ذرا بھر خبر بھی نہ ہوئی اور پراسرار سایہ اس کے سر پر پہنچ آیا۔ اگلے لمحے وہ چھلاوا اپنی جگہ سے اچھلا اور پہرے دار کی گردن کے ساتھ چپک گیا۔ اب پراسرار سایہ کی کوہنی مڑی ہوئی تھی اور اس کا بازو پہرے دار کی گردن کے گرد حمائل تھا۔ چھلاوے نے ذرا سی دیر بھی کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی کوہنی کو جھٹکا دے دیا۔ پہرے دار کے منہ سے اوک کی آواز نکلی اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ چھلاوے نے پہرے دار کی گردن کا منکا توڑ دیا تھا۔ ابھی تک دوسرا پہرے دار واپس نہیں آیا تھا، چنانچہ پراسرار سائے نے مرے ہوئے پہرے دار کے جسم کو گھسیٹا اور نزدیکی جھاڑی میں چھپا دیا۔ اب اسے دوسرے پہرے دار کا انتظار تھا، چنانچہ وہ خود بھی برآمدے کے ستون کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرا پہرے دار واپس آیا تو اپنے ساتھی کو نہ پا کر اسے کسی قدر حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھی کو آوازیں دی، مسعود، مسعود کہاں ہو تم؟ وہاں کوئی نہیں تھا، شاید کوئی بلی ہوگی، لیکن مسعود تو کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ دوسرا پہرے دار اپنے ساتھی کو آوازیں دیتا برآمدے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر وہ جو ہی ستون کے پاس پہنچا اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پراسرار سایہ بجلی کی تیزی سے ایک ستون کے عقب سے نکلا اور اس سے پہلے کہ دوسرا پہرے دار کچھ سوچتا، پراسرار چھلاوے کا آہنی مکہ اس کی کن پٹی پر پڑ چکا تھا۔ پہرے دار کو رات میں دن کے تارے نظر آنے لگے، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی کن پٹی پر ایک اور گھونسا پڑا۔ پراسرار سائے کا ہاتھ لوہے کی طرح بھاری اور مضبوط تھا۔ 2 گھونسوں میں ہی پہرے دار کا کام ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگا تو پراسرار سائے نے اسے سنبھال لیا اور پھر گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے آیا۔ دوسرے پہرے دار کو اس نے جھاڑی میں لٹا دیا اور پھر وہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی اور پراسرار سایہ زندان کی عمارت میں داخل ہونے پر قادر ہو چکا تھا۔ وہ جھاڑیوں سے نکل کر زندان کی عمارت تک آیا اور پھر وہیں رک کر سوچنے لگا۔ وہ سب کام نہایت تیزی سے کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ واپس پلٹا اور دوبارہ جھاڑیوں میں آ گیا۔ اگلے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر چمک رہا تھا۔ اس نے اپنا دایاں گھٹنا زمین پر ٹکایا اور بے ہوش پڑے پہرے دار کی گردن پر خنجر چلا دیا۔ بے ہوش پہرے دار کا گلا کٹ چکا تھا۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے جانور کی طرح 1-2 بار کھرکھرایا اور پھر مر گیا۔ اب پراسرار سایہ اطمینان کے ساتھ قید خانے کی طرف دوڑ رہا تھا۔ عمارت کا صدر دروازہ اندر سے بند تھا، یہاں سے کسی قیدی کو چھڑانا ممکن نہیں تھا۔ باہر موجود پہرے داروں کو قتل کر کے اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو زندان کے اندر بھی محافظ سپاہی موجود تھے اور پھر صدر دروازہ بھی اندر ہی سے بند تھا۔ پراسرار سائے نے دروازے کو اندر سے دھکیل کر دیکھا اور دروازے کو بند پا کر وہاں نہ رکا بلکہ زندان کی عمارت کی چوبی کھڑکیوں کی طرف بڑھا۔ اب وہ ایک ایک کھڑکی کو ہاتھ لگاتا اور گنتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ زندان کی عمارت میں موجود یہ کھڑکیاں محافظوں کے کمروں کی تھی۔ زندان کی اصل عمارت بیچوں بیچ تھی اور پھر 7ویں کمرے کی کھڑکی پر پہنچ کر پراسرار سایہ وہیں رک گیا۔ اسی کھڑکی کو توڑا جا سکتا تھا کیونکہ اس کی اطلاع کے مطابق اسی کمرے کے محافظ صدر دروازے پر پہرے کے لیے موجود تھے اور یہی ایک کمرہ تھا جو خالی تھا۔ صدر دروازے کے پہرے داروں کو تو اس نے قتل کر دیا تھا، چنانچہ پراسرار سایہ نہایت آرام سے کھڑکی کا ایک کونا کھرچنے لگا۔ اس کا خنجر نہایت تیزی سے حرکت کر رہا تھا اور پھر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ کھڑکی کی کنڈی کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگلے لمحے کھڑکی کھل چکی تھی۔ کمرے میں جلتی مشعل کی روشنی میں پراسرار سائے نے کمرے کا جائزہ لیا، اندر کوئی نہیں تھا۔ تب وہ نہایت اطمینان سے کمرے میں داخل ہو گیا اور کھڑکی کو دوبارہ ویسے ہی بند کر دیا جیسے وہ پہلے بند تھی۔ یہ محافظوں کا کمرہ تھا۔ دونوں محافظوں کے بستر خالی پڑے تھے، ان کے میلے کپڑے کھونٹیوں پر لٹکے تھے۔ ایک طرف لکڑی کا ایک صندوق اور چرمی جوتوں کے 2 جوڑے رکھے تھے۔ پراسرار سائے نے سرعت کے ساتھ کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اپنا اگلا قدم بڑھایا۔ اب وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ زندان کی عمارت میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے لکڑی کا دروازہ کھولا تو چرچراہٹ کی آواز سے اس کا منہ بن گیا، چنانچہ تھوڑا سا کواڑ کھولتے ہی وہ باہر راہداری میں نکل آیا۔ یہاں بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشعل نصب تھی، ہر طرف سکوت اور سناٹا تھا۔ پورے محل میں کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ ایک چھلاوا شہزادی رضیہ کو چھڑوانے آ پہنچا ہے۔ شہزادی رضیہ خود بھی نہیں جانتی تھی، وہ تو اب نیم جان ہو چکی تھی۔ شہزادہ محمد کی موت نے اسے ادموا کر دیا تھا۔
हालांकि वो बंधी हुई भी नहीं थी। तुर्कान शाह ने उस पर खास मेहरबानी की थी और उसके भाई की मौत के बाद उसे रस्सियों से आजाद कर दिया था, लेकिन वो इस कदर निढाल थी कि टहलने के लिए भी अपनी जगह से ना उठ सकती थी। वो दिन भर फर्श पर एक कोने में बैठी खलाओं में घूरती रहती। वो अपने दोनों घुटने खींचकर अपने सीने से लगा लेती और अपनी थोड़ी घुटनों पर रखे घंटों तक न जाने क्या सोचती रहती। आज भी वो अभी तक ना सोई थी। उसकी आंखें खला में घूर रही थी और वो गुमसुम बैठी ना जाने कौन से देश की बातें सोच रही थी कि यकायक उसे महसूस हुआ जैसे कैद खाने के दरवाजे को किसी ने छुआ हो। उसके ख्यालात की रूह टूट गई और वो चौंक कर दरवाजे को घूरने लगी। रात के उस समय आकर कौन उसके कैद खाने में घुसना चाहता था। अपनी आबरू का ख्याल आते ही वो तेजी के साथ उठी और हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद होकर खड़ी हो गई। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी थी। वो बगैर हथियार के भी अपनी आबरू बचाना चाहती थी। हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। फिर अगले लम्हे शहजादी रजिया दंग रह गई। उसके सामने उसका वफादार खादिम जमालुद्दीन हबशी खड़ा था। याकूत ने फौरन अपनी गर्दन झुका ली और निहायत एहतराम के साथ शहजादी से मुखातिब हुआ। सुल्ताना मुअज्जमा, आपका खादिम आपको लेने आया है। हमारे पास वक्त नहीं है, आप जल्दी तशरीफ लाइए। शहजादी रजिया का जी चाहा कि वो आगे बढ़कर याकूत को सीने से लगा ले। गम की इतनी शदीद आंधियों में याकूत का यूं अचानक सामने आ जाना किसी मौजज़े से कम नहीं था। अगर शाही आदाब का तकाजा ना होता तो आज वो जरूर याकूत से बगलगीर हो जाती। उसकी आंखों में पानी था और वो निहायत प्यार से उस हबशी के मुअद्दब चेहरे को देख रही थी। उसका दिल जज्बात से लबरेज था, लेकिन फिर भी उसके होंठों से सिर्फ इतना निकला, याकूत, तुम सचमुच याकूत हो? हबशी ने जरा सर उठाया। उसके होंठ फड़फड़ाए। शायद वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों आज उसकी सारी कुव्वतें सल्ब हो गई थी। वो कुछ ना बोला और उसने फिर सर झुका लिया। तब शहजादी रजिया ने कहा, चलो याकूत, अब चलते हैं, अभी बहुत ज्यादा काम बाकी है। और फिर कुछ देर बाद याकूत शहजादी रजिया को जिंदान से निकालकर निहायत कामयाबी के साथ वापस लौट रहा था। उसका शब खून कामयाब रहा था, यहाँ तक कि कैद खाने के आहनी ताले की चाबी लेने के लिए भी उसे दारोगा को कत्ल करना पड़ा। उस पूरे शब खून में उसने 7 इस्माइली पहरेदारों को कत्ल कर दिया था, लेकिन उसे उसका कुछ गम नहीं था और अब वो महल के पाए बाग में मौजूद था। यहाँ पहुंचकर याकूत रुक गया। वो तो फसील से मुलहक्का दरख्त के तने से उतरा था, लेकिन क्या शहजादी रजिया उस रास्ते से फरार हो सकती थी? वो कोई अच्छी तरकीब सोचने लगा। इसी असना में शहजादी ने खुद कहा, गालिबन तुम इन्हीं दरख्तों से लटक कर उतरे हो, हम यहीं से फरार हो सकते हैं, इसमें मुश्किल। अचानक महल के दूसरी जानिब से बेपनाह शोर बुलंद हुआ। शहजादी रजिया और याकूत दोनों दहल कर रह गए। ये शोर और गुल महल के रिहायशी इलाके से बुलंद हुआ था। यकीनन ये कोई और मामला था। कुछ मर्दों और औरतों की मिली जुली चीखों पुकार और लोहे से लोहा टकराने की आवाज सुनकर याकूत को यकीन हो गया कि महल के रिहायशी इहाते में छोटी मोटी जंग हो रही है। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। शहजादी रजिया की आंखें भी हैरत से फैली हुई थी। उसने किसी ख्याल के तहत याकूत से पूछा, ये तुम्हारे साथी हैं? क्या तुम पूरा दस्ता लेकर आए थे? नहीं, मुझे तो किसी की कुछ खबर नहीं। लेकिन सुल्ताना मुअज्जमा, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। जो कुछ भी होगा बाद में देखा जाएगा। सरे दस्त हमें यहाँ से निकलना है। शहजादी रजिया ने इस बात में सर हिलाया और वापसी के लिए मुस्तैद हो गई। महल के रिहायशी इहाते में सचमुच जंग छिड़ चुकी थी। ये इत्तेफाक था या हुस्न इत्तेफाक कि रईसा सलमा के दस्ते ने भी आज ही तुर्कान शाह के महल पर यलगार कर दी। शहजादा मोहम्मद की मौत का सुनकर अब मजीद मंसूबाबंदी हमाकत के बराबर थी। सैफुल मुल्क के मशवरे पर रईसा सलमा ने आज रात को ही शब इंकलाब के तौर पर चुन लिया। लड़कियों के दस्ते के लिए कसरे सुल्तानी में दाखिल होना कुछ मुश्किल नहीं था। सलमा की तमाम सहेलियां बुरका पहनकर गरूब आफ्ताब से पहले ही बारी बारी महल में दाखिल हुई थी। अब तक मंसूबाबंदी में उन्होंने यही कुछ तो तय किया था कि वो कसरे सुल्तानी में इस तरह दाखिल होंगी और आधी रात तक कहां कयाम करेंगी। उस सिलसिले में उन्होंने भारी रिश्वतें देकर कई एक अफसरों और पहरेदारों को भी खरीदा था। रईसा सलमा का मंसूबा ये था कि हर चीज से पहले तुर्कान शाह का तख्ता उल्टा जाए। चुनाचे आधी रात के वक्त बाकमाल दोशीजाओं का दस्ता हरकत में आया और आन की आन में तुर्कान शाह के सभी पहरेदारों को तहे तैक करता हुआ तुर्कान शाह के सर पर आन धमका। नाम निहाल सुल्तान रुकनुद्दीन फैरोज शाह तो पहले ही महाज़े जंग पर गया हुआ था। दिल्ली के करीब मंसूरपुरा के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने पहुंच चुकी थी। एक तरफ मलिक अलाउद्दीन, मलिक इज़ुद्दीन और साबिक वजीर आजम निजामुल मुल्क जुनैदी की क़यादत में लाहौर, मुल्तान और भक्कर की फौजें मौजूद थी और दूसरी तरफ गासिब रुकनुद्दीन की बुज़दिल सिपाह पड़ाव डाले हुए थी। याकूत हबशी को मालूम था कि रुकनुद्दीन महल में मौजूद नहीं,
इसी तरह रईसा सलमा ने भी अपनी मंसूबा बंदी में बतौर खास इस बात का ध्यान रखा था कि रुकनुद्दीन महाज जंग पर मौजूद हो। चुनाचे सलमा को अपनी हिकमत अमली में कामयाबी हुई और सहेलियों के उस दस्ते ने तुर्कान शाह को गिरफ्तार करके एक कमरे में डाल दिया। महल में मौजूद मुहाफिजों ने तुर्कान शाह की गिरफ्तारी के बाद मुजाहमत की थी और उस जंग में शायद मुहाफिजों की तादाद के मुकाबले में सहेलियों का दस्ता शिकस्त खा जाता कि ठीक उस वक्त जब सलमा को मुहाफिजों की तादाद बढ़ती हुई महसूस हुई, उसने तुर्कान शाह को कमरे से निकाला और अपनी शमशीर की नोक पर रख लिया। अगले लम्हे वो तुर्कान शाह को कत्ल करने की धमकी देकर मुहाफिजों को हथियार डालने के लिए कह रही थी। आन की आन में मुहाफिजों ने हथियार डाल दिए थे। अब कसर सुल्तानी पर रईसा सलमा का कब्जा पूरा हो चुका था। सहेलियों के उस दस्ते में एक सिपाहिया शहीद और 5 जख्मी थी। सलमा ने जख्मी लड़कियों को मरहम पट्टी के लिए जाने को कहा और बाकी सहेलियों के साथ जिंदानों की तरफ बढ़ी। अब वो जिंदान के मुहाफिजों से नबर्द आजमा होने के लिए तैयार थी, लेकिन शाही जिंदान की इमारत के करीब पहुंचकर उसे हैरत का शदीद धचका लगा। इमारत का सदर दरवाजा खुला था और दरवाजे के सामने मौजूद मुहाफिज पहले ही से अपने हथियार जमीन पर रखे रईसा सलमा का इंतजार कर रहे थे। उन्हें तमाम हालात की खबर मिल चुकी थी और उन्होंने यही समझा था कि शहजादी रजिया कैद से निकलकर खुद अपने इंकलाबियों की कयादत कर रही है। सलमा ने जमीन पर पड़े उनके हथियार देखे तो दिल में खुश हुई कि अच्छा हुआ जंग नहीं करनी पड़ी। सलमा मुहाफिजों के करीब पहुंची और उनके सरदार से पूछा, सुल्ताना मुअज्जमा कहाँ है? तुम लोगों ने हथियार तो डाल दिए, लेकिन चाहिए था कि तुम पहले सुल्ताना मुअज्जमा रजिया बेगम को रिहा करते। तमाम के तमाम मुहाफिज हैरत से उछल पड़े। उनके सरदार ने हैरानी की शिद्दत से हकलाते हुए कहा, क्या आप शहजादी रजिया नहीं है? वो तो अपने कैद खाने में नहीं है। इस्माइली पहरेदार ने शहजादी रजिया को देखा हुआ नहीं था। यही वजह थी कि वो सलमा को शहजादी समझा। मुहाफिजों के सरदार की बात सुनकर सलमा बुरी तरह बौखला गई। क्या तुम क्या कह रहे हो? मैं पूछती हूँ सुल्ताना रजिया कहाँ है? अगर तुमने सीधी तरह जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। लेकिन मुहाफिजों को मालूम होता तो वो बताते। सुल्ताना रजिया तो कब की याकूत हबशी के साथ जा चुकी थी। शहजादी रजिया महल से निकलते ही सलमा के बाप सैफुल मुल्क के पास पहुंची थी और वहां पहुंचकर उसे एक खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। सैफुल मुल्क ने उसे बताया कि आज शब इंकलाब है और सहेलियों का दस्ता तुर्कान शाह का तख्ता उलटने जा पहुंचा है। शहजादी रजिया को सैफुल मुल्क की बातें सुनकर बेपनाह हैरत और खुशी हुई। कैद खाने की मोटी दीवारों में बंद वो बाहर के हालात से बेखबर थी। बाहर बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। सैफुल मुल्क ने उसे बताया कि मंसूरपुरा के मकाम पर रुकनुद्दीन को मुत्तहिदा फौज से एक शदीद जंग लड़नी पड़ रही है और मुत्तहिदा फौज के बाज़ उमरा यहाँ दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। उसने रजिया को बताया कि आज की कार्रवाई में दर हकीकत उन्हीं उमरा की मुआवनत का हाथ है। तब शहजादी रजिया और याकूत हबशी को महल में होने वाली जंग की हकीकत मालूम हुई। शहजादी रजिया तो जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर थी, चुनाचे सैफुल मुल्क ने उसे वापस ना जाने दिया। अलबत्ता याकूत हबशी आंधी और तूफान की तरह महल की तरफ पलटा ताकि महल में मौजूद दोशीजाओं की मदद कर सके। लेकिन महल के सदर दरवाजे पर पहुंचकर उसे हैरत हुई। अभी तक कसर सुल्तानी के बैरूनी मुहाफिजों को अंदर के हालात की कुछ खबर ना थी। चुनाचे पहचान लिए जाने के डर से वो महल के सदर दरवाजे के सामने पहुंचा, लेकिन मुहाफिजों से कोई बात किए बगैर आगे की तरफ बढ़ता चला गया। कसर सुल्तानी से कुछ फासले पर शाही बागात का सिलसिला था। याकूत फिल हकीकत फिर उसी रास्ते से महल में दाखिल होना चाहता था जिस रास्ते से वो पहले भी दाखिल हुआ था। रात का तीसरा पहर भी गुजरने वाला था। कसर सुल्तानी की अकबी फसील की तरफ जाने के लिए जब वो बागात के करीब से गुजरा तो अचानक उस पर एक आफत आन पड़ी। शहतूत के दरख्तों की ओट से बैक वक्त कई साए बरामद हुए और अपनी तलवारें लहराते याकूत को अपने घेरे में लेने लगे। ये कौन लोग थे? महल के नजदीकी बागात में मुहाफिजों के छुपने का क्या तुक था? ये यकीनन कोई और लोग थे। याकूत के दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। क्या ये खतरनाक इस्माइलियों का कोई दस्ता था? वो अभी यही बातें सोच रहा था कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अंधेरे में मौजूद सावार ने उससे सवाल किया था, कौन हो तुम और रात के इस वक्त शाही महल के आसपास क्या कर रहे हो? याकूत के जहन में झमाका हुआ। वो बोलने वाले की आवाज पहचान चुका था। तब उसके चेहरे पर एक निहायत मीठी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने कंधे ढीले छोड़ते हुए इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया, जमालुद्दीन। मेरा नाम जमालुद्दीन याकूत है। आप गालबन नईमुद्दीन हैं। नईम को हैरत का झटका लगा। वो हकलाया, जमालुद्दीन याकूत? हैरत है, तुम अब तक कहां थे? मैं सुल्ताना रजिया की रिहाइश के लिए कोशिश कर रहा था। उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी और आज अल्लाह के फजल से मैं अपनी मंसूबाबंदी में कामयाब हो गया हूं। इस वक्त सुल्ताना रजिया अमीर सैफुल मुल्क के घर में आराम फरमा रही हैं। ये इत्तेफाक है कि तुम लोग भी आज ही सुल्ताना मुअज्जमा को बाजियाब कराने आए हो। मुझे अमीर सैफुल मुल्क ने सारी तफसीलात बता दी हैं, लेकिन कमाल है तुम लोग यहाँ क्यों मौजूद हो? अंदर सहेलियों का दस्ता मुश्किल में मुब्तला है और तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो।
नहीं, सहेलियों का दस्ता मुश्किल में मुब्तला नहीं है। उन्हें जो ही हमारी जरूरत पेश आएगी वो एक जलता हुआ तीर कसरे सुल्तानी से बाहर फेंकेंगी, तब हमें उनकी बाबत पता चल जाएगा और हम कसरे सुल्तानी के बैरूनी मुहाफिजों पर यलगार कर देंगे। लेकिन आप अजीब बात बता रहे हैं, सुल्ताना रजिया को आपने रिहा कराया, लेकिन कैसे? अब याकूत कदरे मुतमईन था। उसने अपनी कारगुजारी की तफसील बताना चाहिए कि ठीक उसी वक्त फिजा में एक जलता हुआ तीर बुलंद हुआ। यह तीर कसरे सुल्तानी से फेंका गया था। तब क्या था? नईम के तमाम सिपाही और याकूत महल की जानिब लपके। शब-ए इंकलाब ढली तो एक नई सहर तलू हुई। महल में शहजादी रजिया की सहेलियों के छाता बरदार दस्ते ने इंकलाब का अमल मुकम्मल कर लिया था। तुर्कान शाह के साथ साथ गद्दार इस्माइली भी गिरफ्तार किए जा चुके थे। सुबह इंकलाब तलू हो चुकी थी। कसरे सुल्तानी उस वक्त इंकलाबियों के इख्तियार में था। हर उस गद्दार को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसने इस्माइलियों के साथ मिलकर शहजादी रजिया के खानदान को नुकसान पहुंचाया था। तलुए आफ्ताब से कुछ ही देर बाद सुल्ताना रजिया ने उमराए सल्तनत और कसरे सुल्तानी के अफसरान की मजलिस मुनक्कद की। अब वो सुल्ताना थी, क्योंकि सल्तनत शमसी की हकीकी वली अहद वही थी। चुनाचे उसने पहले रोज ही एक सुल्ताना की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम देना शुरू कर दिए। अहलियाने दरबार में उमराए सल्तनत के साथ साथ सहेलियों का पूरा दस्ता, नईम और खास तौर पर याकूत हबशी भी मौजूद था। सुल्ताना रजिया की बहाली पर तमाम अमायदीन सल्तनत खुश थे और अमीर सैफुल मुल्क को बार बार उस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मजलिस ने मुत्तफिका तौर पर शहजादा रुकनुद्दीन की गिरफ्तारी का इलानिया जारी किया और तय ये पाया कि दिल्ली से फौरी तौर पर मंसूरपुरा की तरफ एक फौज रवाना की जाए जो हाकिम लाहौर और हाकिम मुल्तान के हाथ मजबूत करे और शहजादा रुकनुद्दीन को शिकस्ते फाश देने के बाद गिरफ्तार करके लाए। आज दिल्ली के इस्माइली छुपते फिरते थे। पूरे शहर में जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई थी कि मलिका तुर्कान शाह गिरफ्तार की जा चुकी हैं। सुल्ताना रजिया ने तख्त संभाल लिया है और शहजादा रुकनुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए एक फौज रवाना की जा रही है। सुल्ताना रजिया परेशान थी कि आखिर वो कौन सी फौज रवाना करेगी। दिल्ली की सरकारी फौज तो सारी की सारी रुकनुद्दीन के परचम तले मंसूरपुरा के इलाके में मौजूद थी। सुल्ताना रजिया ने मजलिस से फौज भेजने की बात तो मंजूर करवा ली, लेकिन उसकी नजर में फौरी तौर पर ऐसे कोई फौजी दस्ते न थे जिन्हें वो रुकनुद्दीन की सरकूबी के लिए रवाना करती। उसी परेशानी के आलम में उसे खुशकुन खबर सुनने को मिली। रियासत मालवा और उज्जैन के 9 मुस्लिम सूरमाओं के बहादुर दस्ते आ पहुंचे थे। बूढ़े सरदार यूसुफ राव जैसे कई दीगर सरदारों के तेज रफ्तार दस्ते अशोक के परचम तले दिल्ली आ पहुंचे। सुल्ताना रजिया खुशी से निहाल हो गई। उसने फौरी तौर पर अशोक के लश्कर को महाज जंग की तरफ रवाना होने की हिदायत की। मंसूरपुरा के मकाम पर दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई। अशोक के 9 मुस्लिम दस्ते जान तोड़कर लड़े और मुत्तहिदा फौजों ने शहजादा रुकनुद्दीन को काफी पीछे तक धकेल दिया। दरअसल रुकनुद्दीन के लश्कर में दिल्ली के इंकलाब की खबर फैल चुकी थी और रुकनुद्दीन का पूरा लश्कर बददिल हो चुका था। मुत्तहिदा फौज के बाद सालारों ने दिल्ली पर कब्जा करने का इरादा किया और महाज जंग से निकलकर दिल्ली की तरफ बढ़े और फिर तारीख ने यूं लिखा, ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर, बहावुल मुल्क करीमुद्दीन जाहिद, जियाउल मुल्क बिन निजामुल मुल्क वजीर, ख्वाजा रशीद और अमीर फखरुद्दीन दिल्ली पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़कर अचानक शहर में दाखिल हो गए, जहां उन्होंने सुल्ताना रजिया बिनते सुल्तान शमसुद्दीन मरहूम की बैत करके सुल्तान रुकनुद्दीन की मां तुर्कान शाह को गिरफ्तार कर लिया। जब सुल्तान रुकनुद्दीन को यह सूरत हाल मालूम हुई तो उसने पाया तख्त की तरफ मुराजात की और यलगार करता हुआ किलो खरी पहुंचा। तमाम उमरा व मुलूक और बंदगान शमसी जो उसके साथ थे दिल्ली आकर सुल्ताना रजिया के साथ मिल गए और उसकी बैत कर ली। उसके बाद लश्कर ने शहर से बाहर निकलकर सुल्तान रुकनुद्दीन को किलो खरी से जिंदा गिरफ्तार करके सुल्ताना रजिया के हजूर पेश किया, जिसने उसको कैद में डालने का हुक्म सादिर किया था। आखिर वो उसी कैद में राही मुल्क अदम हुआ। मुख्तसर ये कि 18 रबीउल अव्वल 634 हिजरी बामुताबिक 1236 ईस्वी सुल्ताना रजिया तख्त दिल्ली के कसरे शाही में सरीर आराए सल्तनत हुई। अब रूपा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये तो आधी हिंदू है और आधी मुसलमान। चुनांचे ये फैसला कैसे होगा कि इसके लिए हिंदू लड़का ढूंढा जाए या मुसलमान। महमूद की बात खत्म हुई तो महफिल में जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। सलमा ने हंसते हंसते चुटकुला छोड़ा, क्यों ना ऐसा लड़का ढूंढा जाए जो आधा हिंदू हो और आधा मुसलमान। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा लड़का मिलेगा कहां से। एक और कहकहा बुलंद हुआ। रूपा उन सब लोगों की बातों पर खामोश बैठी तरह तरह के मुंह बना रही थी। मानुस ने गुस्सीले लहजे में कहना शुरू किया, कमाल है, आप लोग भरी महफिल में मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आधी नहीं पूरी की पूरी मुसलमान हूं। भैया आप भी कमाल करते हैं। आपको आज इस्लाम कबूल किए 40 दिन भी पूरे नहीं हुए और आप मुझ पर फब्तियां कस रहे हैं। महमूद झेंप गया। उसके होंठों पर खिफ्फत भरी मुस्कुराहट थी। ये सच था कि उसे इस्लाम कबूल किए अभी 40 दिन भी पूरे ना हुए थे।
प्रकाश से महमूद बने अभी उसे मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था। वो अब उसी लड़की का शोहर था जिसके साथ कभी उसने खिलवाड़ किया था। मोहनी अब महमूद की बीवी थी। ये सब लोग नईम और सलमा के घर में जमा थे। सबके चेहरों पर खुशी थी। उन्होंने बिलाखिर अपनी मंजिलें पा ली थी। अशोक और सुमित्रा भी ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। सलमा और नईम का घर तो एक तरफ, आज तो पूरे दिल्ली का माहौल देखने वाला था। शहरी एक लंबे गम से निजात का जश्न मना रहे थे। हर कोई जानता था कि शहजादा रुकनुद्दीन और उसकी मां तुर्कान शाह के अलावा बाकी तमाम गद्दारों को भी कड़ी सजाएं दी जाएंगी। वो लोग जो जाहिरी तौर पर इस्माइली मजहब के साथ मुंसलिक थे, या दिल्ली छोड़कर चले गए थे और या रूपोश हो चुके थे, लेकिन ऐसे इस्माइली जिनकी हकीकत से दिल्ली के मुसलमान बेखबर थे, फौरी तौर पर अपना बहरूप बदल चुके थे। अब उनके सरों पर मिस्री अमामों की बजाय मखसूस हिंदुस्तानी पगड़ियां थी। सलमा और नईम के घर में मौजूद ये सब लोग भी खुशी से फूले ना समा रहे थे। महमूद, जो आज से चंद हफ्ते कबल अशोक की कैद में रूपा के भाई प्रकाश की हैसियत से पड़ा था, अब मुसलमान हो चुका था। उसने अपनी मर्जी से मोहनी के साथ शादी कर ली थी और अब अपने गुज़िश्ता जिंदगी पर निहायत नादिम और शर्मसार था। मोहनी आज भी सबसे अलग थी। उसके चेहरे पर मौजूद वकार और इल्म की रोशनी साफ दिखाई देती थी। वो भी उस महफिल में मुस्कुरा रही थी। मान सुमित्रा ने मोहनी की जानिब देखते हुए कहा, मोहनी, मेरे दिल में जितना दुख तुम्हारे बाबा की मौत का है और किसी चीज का नहीं है। वो अजीम इंसान थे। इस्लाम के लिए उनके जज्बात हमेशा से निहायत मोतदिल थे। सुमित्रा की बात ने महफिल के माहौल को एकदम संजीदा बना दिया। मोहनी से ज्यादा दूसरे लोग मगमूम हो गए। सलमा ने बारी बारी सबके चेहरों को देखा और फिर पुरवकार लहजे में कहने लगी, मोहनी के बाबा गुरुद शरद चंद्र शहीद हैं और शहीदों का दुख नहीं किया जाता। अब हमें अपनी पिछली जिंदगी की तलखियों को भुला देना चाहिए। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमें सुल्ताना रजिया के हाथ मजबूत करने हैं। दिल्ली शहर में आज भी गद्दार और मुनाफिकों की कमी नहीं। तुर्कान शाह के कई साथी रूपोश हो चुके हैं। अशोक और सुमित्रा तो चले जाएंगे, लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे और हमें अभी गद्दारों के साथ एक लंबी जंग लड़नी पड़ेगी। सलमा की बात से महफिल का मौजू बदल गया और काफी देर तक वो लोग सल्तनत और दिल्ली की सियासत के बारे में गुफ्तगू करते रहे। बातों ही बातों में नईम ने अपने भाई की आंखों में देखा और किसी कदर मुस्कुराते हुए सवाल किया, अशोक भैया, अब तो आप उज्जैन के राजा हैं। अल्लाह ताला ने आपको उन्हीं बस्तियों का इख्तियार और इक़्तिदार सौंप दिया है जिनमें कभी आप एक शूदर की हैसियत से पैदा हुए। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी हुकूमत के दौरान जात पात और छूत छात का तसव्वुर लोगों के दिलों से ही निकल जाएगा? अशोक की बजाय बुजुर्ग अली अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नईम, तुम ये बात इसलिए कर रहे हो कि तुम अरसा दराज से उज्जैन की तरफ नहीं गए। मैंने वहां जाकर पूरी रियासत का माहौल देखा है और बेहतर होगा कि तुम भी अपने आबाई वतन का एक मुतालियाती दौरा कराओ। वहां की फिजाएं बदल चुकी हैं। सुमित्रा और अशोक ने उज्जैन को जन्नत बना दिया है। अली अब्दुल्ला की बात सुनकर सब खुशी से झूम उठे। शुरू से अब तक खामोश बैठी रजिया, जो कभी सावित्री थी, पहली मर्तबा बोली, हिंदुस्तान की तकदीर बदल चुकी है। अहले हिंद मुसलमानों की आमद से खुश हैं। मुसलमान बादशाहों और शहजादों की आपस की लड़ाइयों और चपकुलश ने अगर इस्लाम को नुकसान ना पहुंचाया तो यकीनन पूरे हिंद का आइंदा मजहब इस्लाम होगा। देव महाकाल की पुरानी देवदासी सावित्री, जो इस्लाम कबूल करने के बाद अब सावित्री नहीं बल्कि रजिया थी, पहले से बहुत बदल चुकी थी। सुमित्रा अपनी उस देवदासी या सहेली को देखकर मुस्कुरा दी। बेशक हमें भी यही उम्मीद है। यकीनन हिंद की सरजमीन से जात पात और छूत छात की तारीकी छटने वाली है। मुझे याद है मोहनी के बाबा पेशगोई किया करते थे कि एक ना एक दिन सारी धरती पर सिर्फ इंसानियत का परचम लहराएगा, और अब शायद वो दिन दूर नहीं। सब खुश थे, निहाल थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने तरह तरह की तकलीफें उठाई थी और बिलाखिर वो सब कामयाब हो गए थे। इसी असना में सबके कानों से नन्हे मोहम्मद की आवाज टकराई। वो बेदार हो चुका था। महफिल में मौजूद हर शख्स मोहम्मद की मासूम आवाज सुनकर मुस्कुराने लगा। नईम की बेटी माला मोहम्मद से बड़ी थी। वो अब चलना सीख चुकी थी। माला तो सचमुच एक प्यारी सी गुड़िया थी। वो दरवाजे में नमूदार हुई और सबको अपनी तोतली जबान से मोहम्मद के बेदार होने की खबर देने लगी। अम्मी, काका लो रहा है, उसने कहा था। अम्मी, काका रो रहा है। माला की उस मासूमियत पर सबके चेहरे खिल उठे और हर कोई हंसने लगा। और यहाँ पर इस दिलचस्प तारीखी दास्तान का इख्तिताम होता है। दोस्तों, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश शहजादी रजिया पर हम तफसील के साथ मुख्तलिफ सीरीज में इन सारे हालात व वाक़यात को मुकम्मल कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इस दास्तान से बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा और आपको ये दास्तान पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।